हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज प्लस। इस वीडियो में हम एमसीक्यू को सॉल्व करने जा रहे हैं जो कि बेस्ड हुआ करंट अफेयर से और इसको लिया गया है डिफरेंट न्यूज़पेपर से। टॉप 1000 करंट अफेयर का वीडियो है। इस तरह 50-50 क्वेश्चन करके 20 वीडियो आएगा और इस तरीके से हम लोग 1000 क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले यहाँ पे लोकल गवर्नमेंट के बारे में यहाँ पे बताया है, कुछ स्टेटमेंट दिया गया है कि आर्टिकल 243 ऑफ पार्ट 9 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर्टेन टू द थर्ड ईयर ऑफ पंचायती राज सिस्टम। तो हाँ, बिल्कुल सही है। आर्टिकल 243 में पंचायती राज सिस्टम के बारे में डिस्कस किया गया है। तो 1-3 यहाँ पे फर्स्ट इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है इन परसुएंस ऑफ प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अ कमेटी अंडर अशोक मेहता वाज सेटअप एंड ऑन इट्स रिकमेंडेशन अ 3-tier सिस्टम वाज इंप्लीमेंटेड। तो ये गलत है, यहाँ पे अशोक मेहता नहीं बल्कि बलवंत राय मेहता होगा। तो सेकंड गलत है। तो सेकंड गलत है, हम लोग एलिमिनेट करके निकाल सकते हैं 1, 3 और 4। इसका बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और भी पढ़ लेते हैं। 1992 में जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था, बिल्कुल सही है। और पंचायती राज को पावर है टैक्स लगाने का, ए भी स्टेटमेंट सही है। ठीक है, नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में पढ़ना है। रिगार्डिंग कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में। तो बताया कि अंडर आर्टिकल 250 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन द पार्लियामेंट कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। तो बिल्कुल से गलत है, ये 368 होता है यहाँ पे। ठीक है, 2 टाइप ऑफ अमेंडमेंट आर परमिटेड आइदर बाय स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट एंड ऑल्सो थ्रू द रेटिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ स्टेट बाय मेजोरिटी। तो अमेंडमेंट दो ही तरीके से किया जा सकता है, या तो स्पेशल मेजोरिटी से या फिर स्पेशल मेजोरिटी प्लस आधे स्टेट से। तो ये बिल्कुल सही है, दूसरा स्टेटमेंट सही है। तीसरा है कि द लेटेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाज रिगार्डिंग डिमोनेटाइजेशन। सबसे अभी जो लेटेस्ट में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ है डिमोनेटाइजेशन के रिगार्डिंग है। तो ये गलत है, डिमोनेटाइजेशन के लिए कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं हुआ था। और द फर्स्ट अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन वाज इन 1951 रिगार्डिंग लैंड रिफॉर्म। ठीक है, तो ये सही है। तो सेकंड एंड 4 इसका सही है, तो इसका सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और याद रखिए, पहला जो अमेंडमेंट था 1951 में हुआ था, लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड था और 9th शेड्यूल को ऐड किया गया था। 9th शेड्यूल को ऐड किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे इलेक्शन के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिया है। कहा जा रहा है कि मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली आर इलेक्टेड थ्रू प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। तो ये गलत है। ठीक है, एमएलए और लोकसभा के जो मेंबर होते हैं उनको प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से इलेक्ट नहीं किया जाता है। प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा मेंबर्स आर इलेक्टेड थ्रू डायरेक्ट इलेक्शन। तो ये गलत है, इनको डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है। सो फार 16 जनरल इलेक्शन हैव बीन हेल्ड। तो ये सही है, 16 लोकसभा का इलेक्शन हो चुका है। और टारकुंडे कमेटी सजेस्ट किया था 3 मेंबर इलेक्शन कमीशन। ठीक है, तो हाँ ये बिल्कुल सही है। इलेक्शन कमीशन में 3 मेंबर होते हैं, 1+2, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 अदर इलेक्शन कमीशन। तो कुल मिला के इसमें स्टेटमेंट कौन सही हो गया, 3 और 4। सी इसका सही आंसर हो जाएगा, 53 का हो जाएगा। सॉरी, 53 का 3 और 4 यानी कि स्टेटमेंट बी होगा। 54 का हो जाएगा बी, 53 का बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं यहाँ पे। तो इसमें कुछ बुक दिया गया है और इधर थिंकर का नाम दिया गया है। जैसे महात्मा गांधी कास्ट इन इंडिया, तो महात्मा गांधी के द्वारा कास्ट इन इंडिया नहीं लिखा गया था। BR अम्बेडकर हरिजन, तो हरिजन जो है गांधी जी के द्वारा लिखा गया था। तो दोनों गलत है, तो 1 और 2 दोनों गलत है यहाँ पे। तो यदि हम लोग एलिमिनेशन लगा दें तो इस तरीके से 1 और 2 दोनों गलत है, तो हमारा सी इसका सही आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से नहीं जानते हुए भी हम लोग इस क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। नेक्स्ट है गोदावरी रिवर फॉर्म अ लार्ज मेंढर नियर राजमुंदरी। तो ये बिल्कुल गलत है, गोदावरी रिवर के द्वारा कोई मेंढर नहीं बनाया जाता है। मेंढर अधिकांशतः नॉर्थ इंडिया की रिवर बनाती है, हालांकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ नॉर्थ इंडिया के, लेकिन अधिकांशतः। शिवाजी सागर रिजर्वायर जो है प्राणहिता रिवर पे, ये भी गलत है। तो इसका दोनों स्टेटमेंट गलत है, तो नाइदर 1 नॉर 2 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे है स्टेट दिया है, इधर हाईएस्ट फूड ग्रेन दिया गया है। जैसे वेस्ट बंगाल राइस, पंजाब व्हीट, राजस्थान पल्सेज, ऑयलसीड, उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कौन सही है। तो वेस्ट बंगाल में राइस सबसे ज़्यादा होता है, सही है। व्हीट सबसे ज़्यादा यूपी में होता है, तो ये गलत हो गया, तो सेकंड गलत है। राजस्थान में पल्स नहीं होता है, ये भी गलत है। उत्तर प्रदेश में ऑयलसीड नहीं होता, ये भी गलत है। ऑयलसीड आई थिंक महाराष्ट्र में होता है। ठीक है, तो वेस्ट बंगाल राइस सिर्फ ओनली 1 सही होगा इसका, तो इसका हो जाएगा ए। 56 का सही आंसर होगा ए। 57 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ मेजर एक्सपोर्ट कमोडिटी ऑफ इंडिया। इंडिया में कौन सा एक्सपोर्ट कमोडिटी नहीं है। तो हम लोग राइस को एक्सपोर्ट करते हैं, बिल्कुल करते हैं। मीट को भी एक्सपोर्ट करते हैं, शुगर को भी एक्सपोर्ट करते हैं। डेयरी को एक्सपोर्ट हम लोग नहीं करते हैं, तो सी इसका हो गया आंसर। डेयरी को हम लोग एक्सपोर्ट नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमारे यहाँ पॉपुलेशन ही इतना ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन जो है मेजर इंपोर्ट कमोडिटी है इंडिया का। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ मेजर इंपोर्ट। अच्छा, कौन सा इंपोर्ट कमोडिटी नहीं है ना। तो पॉल्म ऑयल है, काफ़ी ज़्यादा इंपोर्ट कराते हैं। सनफ्लावर सीड भी है, सोयाबीन ऑयल भी हल्का फुल्का करवाना पड़ता है। मस्टर्ड ऑयल नहीं करवाते इंपोर्ट, तो मस्टर्ड ऑयल इसका सही आंसर होगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा मस्टर्ड ऑयल। नेक्स्ट FDI के बारे में। तो यहाँ बताया गया 100% FDI फॉर मेडिकल डिवाइसेज इंक्लूड्स अपार्टस एंड इम्प्लांट्स। तो हाँ बिल्कुल सही है, मेडिकल डिवाइसेज में 100% FDI है। अप टू 49% इन डिफेंस सेक्टर, बियॉन्ड द थ्रेशोल्ड अप टू 100% थ्रू गवर्नमेंट रूट। तो ऑटोमेटिक रूट में जो है 49 नहीं बल्कि 74% है। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत यदि हो जाता है तो एक गलत हो जाएगा, यहाँ गलत हो जाएगा और यहाँ गलत हो जाएगा, तो बचेगा हमारे लिए सिर्फ बी। तो बी इसका सही आंसर होगा, 59 का हो जाएगा
59 का हो जाएगा बी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60 है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अमेंड द आरबीआई एक्ट ऑफ 1934 थ्रू द फाइनेंस बिल ऑफ 2012 फॉर इंट्रोड्यूसिंग ए इन्फ्लेशन टारगेटिंग रिजाइम। तो इन्फ्लेशन टारगेटिंग रिजाइम यानी गवर्नमेंट जो है इन्फ्लेशन को टारगेट कर रही है कि हमको इतना ही रखना चाहिए। इंडिया में टारगेट किया जाता है कि 4+-2 रखना है, यानी कि 2 से 6% तक ही हमको इन्फ्लेशन रखना है। इन्फ्लेशन यानी महंगाई दर। ठीक है। तो ये आरबीआई बिल जो है 2012 का नहीं बल्कि 2016 का था, तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाता है। आरबीआई एक्ट 1934 प्रोवाइड द स्टैट्यूटरी एंड फ्रेमवर्क फॉर एमपीसी। एमपीसी यानी मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी, उसमें 6 मेंबर होते हैं, 3 आरबीआई की तरफ से और 3 सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है। तो हाँ, इसमें जो आरबीआई के तहत इसको सेटअप किया गया है। आरबीआई डिसाइड इन्फ्लेशन 2 to 8%, तो अभी बताया 2 से 6%, 4+-2 बोला जाता है, तो ये भी गलत है। एमपीसी कमेटी में 6 मेंबर होते हैं, यहाँ पे 5 लिखा है, तो ये भी गलत है, तो ओनली 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। 60 का हो जाएगा बी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61 है कि जो बैंक का नेशनलाइजेशन था 1960 में हुआ था। नेक्स्ट है, एनपीओ प्राइवेट सेक्टर बैंक आर हायर देन एनपीओ पब्लिक सेक्टर बैंक, तो एक गलत है। सरकारी बैंक का जो एनपी है वो ज़्यादा है, ना कि प्राइवेट बैंक का। ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। पहला के बारे में अभी देखते हैं। एसबीआई एंड एसोसिएट हैव लार्ज नंबर ऑफ ब्रांचेज देन कंबाइंड नेशनलाइज्ड बैंक, तो जितने भी नेशनलाइज्ड बैंक हैं उनको कंबाइन कर दिया जाए फिर भी एसबीआई का ब्रांच ज़्यादा होगा, ऐसा कहना है इस स्टेटमेंट का, तो ये भी गलत है, ऐसा नहीं है। आरआरबी हैव ग्रेटर शेयर एंड ऑफ डिपॉजिट देन फॉरेन बैंक। आरआरबी का जो शेयर है फॉरेन बैंक से वो ज़्यादा है। ठीक है, ग्रेटर शेयर है, तो हाँ बिल्कुल ये सही है। तो 61 का सही आंसर हो जाएगा सी। पहला भी स्टेटमेंट गलत है क्योंकि 1969 में इसको नेशनलाइज किया गया था बैंक को। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो गया यहाँ सी। फोर्थ स्टेटमेंट में कहा क्या गया था कि आरआरबी जो है उसका ग्रेटर शेयर है डिपॉजिट का फॉरेन बैंक के मुकाबले। तो इंडिया में जो भी फॉरेन बैंक वर्क कर रहा है उसके डिपॉजिट के मुकाबले आरआरबी का शेयर जो काफ़ी ज़्यादा है। अभी जो है यहाँ पे 3 आदमी न्यूज़ में थे, स्टैनली विटिंघम, जॉन गुडेनहफ और अकीरा यासिनो। ठीक है, ये तीनों किस लिए न्यूज़ में थे, तो याद रखिए गुड एनफ के नाम से आप याद रख लीजिए। गुड एनफ को मिला था नोबेल प्राइज़ मिला था केमिस्ट्री में, हालांकि ये तीनों को मिला था, तो इसलिए ये तीनों न्यूज़ में थे। किस लिए मिला था, तो लिथियम आयन बैटरी जो हम लोग मोबाइल में यूज़ करते हैं उसके खोज करने के लिए मिला था। ठीक है। अभी जो है नासा के द्वारा 20 न्यू सैटर्न को मून को खोजा गया है सैटर्न का, तो बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। ड्यू टू प्रॉक्सिमिटी ऑफ मरकरी टू सन इट हैज़ ओनली 1 मून। क्या करा है कि मरकरी का सिर्फ एक ही मून है, तो नहीं मरकरी का कोई मून नहीं, तो सेकंड गलत हो गया यहाँ पे। वेनस का कोई मून नहीं है, तो सही है, 1 और 3 इसका सही आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं कि एंटोनियो कोस्टा के बारे में है। ये न्यूज़ में क्यों थे, तो ही न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ पुर्तगाल और इंडियन डिसेंट के हैं, ये बिल्कुल सही है। 2017 में इनको जो है प्रवासी भारतीय सम्मान मिला था और ओसीआई कार्ड मिला था, ये भी बिल्कुल सही है। इनको गांधी ऑफ लिस्बन बोला जाता है, ये भी बिल्कुल सही है, तो इसका सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। नेक्स्ट यहाँ पे डीएनएस अलाउंस के बारे में है। बोला जा रहा है कि डीएनएस अलाउंस के बारे में गवर्नमेंट कहती है कि जो इम्पैक्ट ऑफ लिविंग आ रहा है राइज ऑफ कॉस्ट ऑफ लिविंग के कारण, है ना, जो महंगाई भत्ता है क्यों दिया जाता है, क्योंकि महंगाई बढ़ने के कारण जो लाइफ पे इम्पैक्ट आएगा उसको कुशन करना है, कहना तो उसको मेंटेन करना है, तो ये स्टेटमेंट सही है, बिल्कुल सही है, ऐसा ही बोला जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को सीपीआई का यूज किया जाता है इसको निकालने के लिए, तो हाँ ये बिल्कुल सही है। डीएनएस अलाउंस जो सीपीआई पे बेस्ड होता है। और नेक्स्ट है ड्यू टू स्लो डाउन इन द इकोनॉमी द गवर्नमेंट हैज रिसेंटली डिसाइडेड टू डिक्रीज द डीए, तो नहीं ये गलत है, तो 1 और 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। 65 का हो जाएगा बी। नेक्स्ट है भाई आसिम उमर इन रिसेंटली न्यूज। ठीक है, आसिम उमर जो है रिसेंटली न्यूज में था, क्यों था, तो ही लीडर ऑफ अलकायदा ऑफ द इंडियन सब कंटिनेंट हु वाज किल्ड इन ज्वाइंट यूएस अफगान रेड। नेक्स्ट है ही इज लीडर ऑफ तालिबान रिसेंटली एक्सचेंज एज अ प्रिजनर बाय इंडियन गवर्नमेंट विद तालिबान। ही वॉज द मेन लीडर हु असिस्टेड यूएस इन हंटिंग डाउन ओसामा बिन लादेन। ही वॉज एज्यूम द लीडरशिप ऑफ तालिबान। ये चारों में से कौन स्टेटमेंट सही है इसके रिगार्डिंग, तो इसका पहला स्टेटमेंट ही सही है। आसिम उमर अभी न्यूज़ में था क्योंकि एक अलकायदा का लीडर है जो इंडियन सब कंटिनेंट का लीडर है और इसको मारा गया यूएस अफगान। इंडियन सब कंटिनेंट का लीडर कहने का मतलब कि इस एरिया को देखता है, जैसे अलकायदा पूरे दुनिया में है ना, तो इंडिया वाले रीजन को देखता है आसिम उमर, जो यूएसए के द्वारा भी मार दिया गया। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 67। डेंगू इज अ साइक्लिक डिजीज विच सीन स्पाइक आफ्टर 3 to 4 ईयर। डेंगू एक साइक्लिक डिजीज जो हर 3 साल 4 साल के बाद बढ़ जाता है, सही है। ड्यू टू इम्प्रूव्ड आईईसी एंड इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशन कम्युनिकेशन,
के कारण जो है अवेयरनेस काफ़ी ज़्यादा हो गया डिजीज़ के बारे में, तो ये भी सही है। ला नीना आल्सो इम्पैक्ट द डिजीज ऑफ आउटब्रेक, तब एक दो टर्म आता है अल नीनो और ला नीना, है ना, ये दोनों ज्योग्राफिकल टर्म है। तो हाँ, ला नीना के कारण भी डेंगू का इफेक्ट आता है, क्योंकि ला नीना में बारिश ज़्यादा होता है। जब ला नीना का इफेक्ट आता है इंडिया पे तो बारिश ज़्यादा होता है, तो बारिश ज़्यादा होने से क्या होता है, मच्छर का संख्या या फिर चारों तरफ गंदगी ज़्यादा बढ़ जाता है, जिस कारण से इस बीमारी को होने का संभावना काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो सी इसका सही आंसर होगा, 67 का हो जाएगा सी। ठीक है। रिसेंटली द टर्म बुनाद, एक टर्म न्यूज में था जिसका नाम था बुनाद, ये क्या है, तो ऑप्शन यहाँ पे है, एक्चुअली ये नॉर्वे का एक डांस है, सॉरी कस्टम है, ट्रेडिशनल फॉल कस्टम ऑफ नॉर्वे। ऑप्शन देखते हैं, गवर्नमेंट इनिशिएटिव फॉर चाइल्ड इम्यूनाइजेशन, तो ये नहीं है। स्कीम फॉर डेवलपमेंट ऑफ सैफरन कश्मीर, ये भी नहीं है। इसका सी आंसर होगा ट्रेडिशनल फॉर कस्टम ऑफ नॉर्वे। नेक्स्ट न्यूज यहाँ पे है 69 नंबर, कौन सा जीएसटी के अंदर नहीं लाया गया, लग्जरी टैक्स, एंट्री टैक्स, ऑक्ट्रॉय या रोड टैक्स। तो रोड टैक्स को जीएसटी के अंदर नहीं लाया गया, 69 का आंसर हो जाएगा डी। और भी बिजली को इलेक्ट्रिसिटी के अंदर नहीं लाया गया है। जो शराब होता है लीकर, उसको भी इंडस्ट्री का सॉरी जीएसटी के अंदर नहीं लाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका डिफिनेशन क्या है, यहाँ पे दिया गया है। तो फिजिकल डिफिसिट के दिया गया है, डिफरेंस बिटवीन द रेवेन्यू प्लस रिसिप्ट एंड टोटल एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू प्लस अदर रिसिप्ट है ना, मतलब कि रेवेन्यू रिसिप्ट और भी दूसरा रिसिप्ट होता है कंट्री में, उसमें से एक्सपेंडिचर को माइनस कर दे तो उसको फिजिकल डेफिसिट बोलते हैं। तो हाँ, ये बिल्कुल सही है। रेवेन्यू डेफिसिट, एक्सेस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू रिसिप्ट, तो रेवेन्यू रिसिप्ट के मुकाबले जो है ज़्यादा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाए तो उसको रेवेन्यू डिफिसिट बोलते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। प्राइमरी डेफिसिट, डिफरेंस बिटवीन फिजिकल डेफिसिट एंड पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, ऐसा नहीं है। पब्लिक अकाउंट, मनी वेयर गवर्नमेंट इज ओनली एक्टिंग एज अ बैंकर सच एज इन प्रोविडेंट स्मॉल और फंड और स्मॉल बैंकिंग्स, तो पब्लिक अकाउंट उसको नहीं बोलते हैं। पब्लिक अकाउंट में गवर्नमेंट का टैक्स का पैसा जमा होता है। इसका ए आंसर सही हो जाएगा, 70 का हो जाएगा ए। ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट इंक्लूडेड इन द 8 फोल्ड अप्रोच ऑफ नमामि गंगा। नमामि गंगा में 8 पाथ को अपनाया गया है, तो इसमें से कौन नहीं है वो हमको चूज करना है। क्या क्या है, रिवर सरफेस क्लीनिंग है, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन है, पब्लिक अवेयरनेस है, बिहेवियरल चेंज कम्युनिकेशन, ये नहीं है। ठीक है। तो 8 फोल्ड अप्रोच अपनाया गया नमामि गंगा के लिए, तो उसमें जो है ये वाला पोर्शन नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज नॉट पार्ट ऑफ द एक्रोनिम ऑफ आयुष। आयुष में कौन कौन नहीं है, मतलब सॉरी कौन नहीं है, नॉट पार्ट है। ठीक है। आयुष में ए फॉर होता है आयुर्वेद, वाई फॉर योगा, यू फॉर यूनानी, एच फॉर सीधा, एच फॉर होम्योपैथी। तो देख सकते हैं न्यूरोपैथी इसमें नहीं है, तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा, 72 का हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, इन केरला द स्टॉकिंग एंड सेल ऑफ साइनाइड इज रेगुलेटेड बाई केरला पॉइजनिंग रूल 1996। तो हाँ, बिल्कुल सही है। द रूल आर नोटिफाइड अंडर द पॉइजन्स एक्ट ऑफ 19 विच एम्पावर द स्टेट गवर्नमेंट टू रेगुलेट प्रोसेस सेल और सेल ऑफ एनी पॉइजन। तो सही है, दोनों न्यूज यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट सही है, तो 73 का हो जाएगा सी। विच ऑफ द फॉलोइंग बिलो इज कंपनी नॉट ऑथराइज टू प्रोवाइड इन फ्लाइट एंड मैरीटाइम कनेक्टिविटी सर्विसेज। कौन सा कंपनी को फ्लाइट में और मैरीटाइम यानी कि समुद्र में कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने का लाइसेंस नहीं है। तो ऑप्शन देखते हैं, भारतीय एयरटेल को है, ह्यूगेज कम्युनिकेशन को भी है, रिलायंस जियो को भी है ना, फ्लाइट में सर्विस प्रोवाइड करने का। वोडाफोन का नहीं है। यदि आप वोडाफोन का सिम लेकर जा रहे हैं तो आपको फ्लाइट में नेटवर्क नहीं मिलेगा, है ना, और सिर्फ जहाज़ में भी नेटवर्क नहीं मिलेगा। तो यह यहाँ पे IFMC का फुल फॉर्म होता है, इन फ्लाइट एंड मैरीटाइम कनेक्टिविटी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75, इंडिया रिसेंटली कंडक्टेड अ ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज विद अ कंट्री एंड फोकस्ड ऑन शेयरिंग एक्सपीरियंस ऑफ वेरियस काउंटर इंसर्जेंसी एंड काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन। ठीक है। तो इंडिया किस कंट्री के साथ जो है अभी वेरियस काउंटर इंसर्जेंसी और काउंटर टेररिज्म के लिए एक एक्सरसाइज किया है। तो इसका ऑप्शन है 75 का ए, इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कजाकिस्तान के साथ। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76, कहा गया है इंडिया रिसेंटली एडेड अ कोस्ट गार्ड शिप। अभी एक कोस्ट गार्ड शिप ऐड किया गया है, विच विल स्ट्रेंथन द कोस्ट गार्ड फ्लीट इन रिस्पॉन्डिंग टू द थ्रेट ऑफ मैरीटाइम टूरिज्म, स्मगलिंग, चैलेंज ऑफ मैरीटाइम लॉ। ठीक है। तो
शिप का नाम क्या है? अभी जो कोस्ट गार्ड शिप यूज़ किया गया है, मतलब कि इंस्टॉल किया गया है, एक नया ऐड किया गया है, किस लिए? तो टेररिज्म को रोकने के लिए, स्मगलिंग रोकने के लिए, और भी मेरे टाइम लॉ के इन्फोर्समेंट के चैलेंज जो भी उसके लिए। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा INS वराह। INS वराह यानी कि ए इसका सही आंसर होगा, 76 का हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 77 है Mi-35 के बारे में। तो Mi-35 फ्लीट इज रिप्लेस्ड बाई अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स। तो Mi-35 का जो पूरा फ्लीट है, मतलब जितना भी जहाज है Mi-35, उसको रिटायर किया गया और उसको रिप्लेस किसके द्वारा किया गया? तो अपाचे हेलीकॉप्टर के द्वारा। अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर विल बी डिप्लॉयड बाय द गवर्नमेंट फॉर VIP ट्रांसपोर्टेशन ऑफ PM एंड प्रेसिडेंट। तो नहीं, ये बिल्कुल गलत है, अपाचे के द्वारा नहीं होता है। ठीक है, फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा, 77 का 1 हो जाएगा, यानी कि ए। ठीक है, ये अपाचे जो अटैक हेलीकॉप्टर है VIP को ढोने के लिए नहीं है। ठीक है, उसके लिए अलग हेलीकॉप्टर है। नेक्स्ट है टैक्सेज नॉट सब्ज्यूड अंडर GST। आई थिंक अभी भी रिपीट हो गया क्वेश्चन, रोड टैक्स इसका आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इज नॉट पार्ट ऑफ मेक इन इंडिया स्कीम। मेक इन इंडिया स्कीम के तहत कौन सा पार्ट नहीं है, कौन उसके कंपोनेंट नहीं है? तो न्यू प्रोसेस है, न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर है, FDI लाना है, इन्वेस्टमेंट इन स्टार्टअप। स्टार्टअप यानी कि जो नया कंपनी, छोटा मोटा कंपनी जो सेटअप होता है किसी के द्वारा, उसमें इन्वेस्टमेंट मेक इन इंडिया के तहत नहीं आता है। ठीक है, उसमें इन्वेस्टमेंट MSME के तहत दिया जाता है। ठीक है, तो इसलिए डी इसका सही आंसर होगा, 79 का हो जाएगा डी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट है द हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर। सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर किसका? तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 81, इन विच ऑफ द फॉलोइंग बायोजियोग्राफिकल जोन्स द सुंदरबन लोकेटेड। सुंदरबन कहाँ लोकेटेड है? तो गंगा के प्लेन में लोकेटेड है, तो 81 का हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ बायोजियोग्राफिकल जोन ऑफ इंडिया। इंडिया में कौन सा बायोजियोग्राफिकल जोन नहीं है ना? बायोजियोग्राफिक जोन ऑफ इंडिया कौन नहीं है? तो हिमालय है, डेजर्ट है, आइलैंड है, रिवर नहीं है। जैसे आप पढ़े होंगे तो इंडिया को बांटा जाता है माउंटेन सिस्टम, नॉर्दर्न प्लेन, इधर डेजर्ट, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, पेनिनसुलर प्लेट्यू। ठीक है, इस तरीके से बांटा जाता है, आइलैंड बांटा जाता है। उसमें रिवर के आधार पर थोड़ी बात है, किसी भी कंट्री में रिवर के आधार पर नहीं, मतलब रिवर किसी भी कंट्री का बायोजियोग्राफिकल जोन नहीं होता है, इंडिया का ही नहीं, किसी भी कंट्री का। तो रिवर इसका सही आंसर हो जाएगा, 82 का सी। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट पार्ट ऑफ द पंचशील एग्रीमेंट। पंचशील एग्रीमेंट जो हुआ था चाइना के साथ, उसमें कौन इसका हिस्सा नहीं है? ठीक है, तो म्यूचुअल नॉन एग्रेशन है इसका हिस्सा, नो इंटरफेरेंस इन फॉरेन पॉलिसी। नेक्स्ट इक्वलिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट, ये भी है। पीसफुल को एग्जिस्टेंस, नो इंटरफेरेंस इन फॉरेन पॉलिसी, ये नहीं है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा बी, 83 का हो जाएगा बी, यानी कि इंटरनेशनल फॉरेन पॉलिसी में इंटरफेयर कर सकते हैं एक दूसरे के। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, द लेफ्टिस्ट ब्लॉक वाज लेड बाय द USA। लेफ्टिस्ट ब्लॉक जो था USA के द्वारा। तो आप मतलब कि इसके लिए, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आना चाहिए कि लेफ्ट क्या होता है, राइट क्या होता है ना? लेफ्ट ब्लॉक क्या होता है, राइट ब्लॉक क्या होता है, कैपिटलिस्ट क्या होता है, सोशलिस्ट क्या होता है। तो लेफ्टिस्ट ब्लॉक वाज लेड बाय USA, तो गलत है। USA तो कैपिटलिस्ट कंट्री है, तो लेफ्ट ब्लॉक कैसे होगा? USSR होगा यहाँ पे, तो सही हो जाता है ना। या फिर चाइना भी होता तो सही होने का चांस था, लेकिन USSR होता तब सही होता। द कैपिटलिस्ट ब्लॉक वाज लेड बाय USSR, तो दोनों इंटरचेंज कर दिए गए, दूसरा भी गलत है। नाटो इज एन ऑफशूट ऑफ लेफ्टिस्ट ब्लॉक, तो ये गलत है। नाटो जो है USA का संगठन है, तो यानी कि राइट ब्लॉक का है। इंडिया वाज पार्ट ऑफ द लेफ्टिस्ट ब्लॉक लेड बाय USA, तो ये भी गलत है। इंडिया किसी का भी पार्ट नहीं था, ये नॉन अलाइंड था। ठीक है, इंडिया जो है नॉन अलाइंड मूवमेंट का पार्ट था, तो नन ऑफ द अबव इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 है नॉन अलाइंड मूवमेंट के बारे में। द टर्म नॉन अलाइंड मूवमेंट मीन नॉन इन्वॉल्वमेंट एंड आइसोलेशन। तो नॉन अलाइंड का मतलब क्या होता है कि किसी की तरफ इन्वॉल्व नहीं होना और आइसोलेट हो जाना। तो नहीं, नॉन अलाइंड का मतलब ये नहीं होता है कि हम आइसोलेट हो जाएंगे, दोनों में से बात ही नहीं करेंगे, हम दोनों से रिश्ता रखेंगे, ये होता है नॉन अलाइंड का मतलब। ठीक है, तो ये गलत हो गया। द चाइनीज इन्वेडेड इन इंडिया 1962, तो हाँ ये सही है। चाइना से लड़ाई जो होता 1962 में हुआ था। चाइनीज वायलेट द पंसील एग्रीमेंट साइंड इन 1955, तो लड़ाई हो गया, तो पंसील एग्रीमेंट तो वायलेशन हुआ ही। इंडो सोवियत फ्रेंडशिप ट्रीटी वाज साइंड इन 1971, हाँ ये बिल्कुल बहुत फेमस ट्रीटी है, तो 234 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इंडिया और रसिया का जो ट्रीटी साइन हुआ था दोस्ती वाला, वो 1971 में हुआ था, तो 85 का हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री नॉट पार्ट ऑफ G4 नेशन। तो G4 नेशन का कौन पार्ट नहीं है? तो G4 नेशन का काम क्या है पहले आप जान लीजिए। तो G4 नेशन 4 कंट्री का ग्रुप है, जिसमें ब्राज़ील है, जापान है, इंडिया है, जर्मनी है।
ठीक है, ये 4 कंट्री है। तो चाइना इसका पार्ट नहीं है। इसका काम क्या है, तो जो वहाँ यूएनएससी है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, वहाँ पे चारों मिल करके सिक्योरिटी काउंसिल को एक्सपेंड करने और उसमें चारों अपना परमानेंट सीट का दावा करते हैं। ठीक है, कौन एनएसजी का मेंबर नहीं है? एनएसजी यानी न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप का मेंबर नहीं है। तो पाकिस्तान उसका मेंबर नहीं है, इंडिया भी मेंबर नहीं है। ठीक है, इसमें मेंबर कैसे बना जाता है, तो जितने मेंबर है यदि सब यस बोलेंगे, है ना, एनएसजी के जितने मेंबर है, आई थिंक अभी 37 मेंबर हैं, कन्फर्म नहीं है, आप चेक कर लीजिएगा, लेकिन इसी के लगभग में। तो यदि सारे 37 में 37 मेंबर बोल देंगे कि उसको ऐड कर लेना चाहिए, तब होता है। तो इंडिया को जो है चाइना का सपोर्ट नहीं मिल पाता एनएसजी में, बाकी 36 कंट्री जो है राज़ी हो जाते हैं कि इंडिया को भी एनएसजी का मेंबर बना लेना चाहिए। ठीक है, तो चाइना है वहाँ पे, पाकिस्तान नहीं है। ठीक है, इंडिया भी नहीं है, ये याद रखिएगा। ठीक है, चाइना बोलता है कि पाकिस्तान को भी शामिल करो, तब हम इंडिया को शामिल होने देंगे। क्वेश्चन नंबर 88 है। तो क्या कहा गया है इसमें, क्वेश्चन क्या है, इट इज़ वाइटल फॉर इंडिया टू बी पार्ट ऑफ एनएसजी बिकॉज डिसीजन मेड आर ओपेक विदाउट एनी पब्लिक स्टेटमेंट। तो हाँ, बिल्कुल सही है, इंडिया को एनएसजी का मेंबर होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जो भी स्टेटमेंट दिया जाता है, डिसीजन लिया जाता है, उसका कोई पब्लिक स्टेटमेंट नहीं आता है, वहाँ पे क्या बोला गया है ना। तो इसलिए एनएसजी का पार्ट होना जरूरी है। द फुल स्कोप एग्रीमेंट विद द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA विथ एन टेंटामेंट टू एग्रीमेंट टू द NPT हैज़ बीन मेड मैंडेटरी टू साइन फॉर ऑल एनएसजी मेंबर। तो ये भी सही है। तो जैसे एनएसजी मेंबर बनने के लिए पहले NPT साइन करना पड़ता है। NPT का मतलब होता है नॉन प्रोलिफरेशन टेरिटरी, मतलब ट्रीटी। इसमें कहा गया कि आज के बाद से मतलब वो कोई भी न्यूक्लियर आर्म नहीं बनाएगा, मतलब कि न्यूक्लियर बम नहीं बनाएगा, एटॉमिक बम वगैरह नहीं बनाएगा। ठीक है, जो बना लिया उतना बना लिया, अब नहीं बनाएगा। तो हाँ, ये साइन करना पड़ता है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, ऑल द इंडिया हैज़ बीन प्रोवाइडेड विद वेवर बाय द यूएस, लेकिन NPT साइन इंडिया नहीं किया है, फिर भी यूएस के द्वारा बोलेंगे ठीक है, तो इंडिया जो है बिना NPT साइन किए हुए भी बन सकता है। ठीक है, वेवर मिल गया यूएस की तरफ से, लेकिन और भी कई मेंबर का भी इसको नहीं मिला कॉन्फिडेंस। तो हाँ, सही में चाइना का नहीं मिला, तो तीसरा भी इसका सही है। तो इसका सी आंसर हो जाएगा, 88 का हो जाएगा सी, 88 का आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 89 है। यहाँ पे माइग्रेशन के बारे में बताया गया कि सेंसस में कितने तरह के माइग्रेशन को हम लोग जोड़ते हैं, मतलब कितने तरह के माइग्रेशन को काउंट किया जाता है, मेजर किया जाता है। तो सबसे पहले माइग्रेशन में बर्थ प्लेस, माइग्रेशन में बर्थ प्लेस, हाँ। माइग्रेशन में रेसिडेंस, इसको भी काउंट किया जाता है। माइग्रेशन में रीजन, इसको काउंट नहीं करते हैं हम लोग सेंसस में। ओवरसीज माइग्रेशन, इसको काउंट नहीं करते हैं। ठीक है, तो 1 और 2 इसका सही आंसर हो जाएगा, 89 का हो जाएगा ए। तो याद रखिए, माइग्रेशन 2 तरह का काउंट किया जाता है सेंसस में, माइग्रेशन बाय रेसिडेंस और माइग्रेशन बाय बर्थ प्लेस। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स आर कैप्चर्ड इन सेंसस एज रीजन फॉर माइग्रेशन। माइग्रेशन के रीजन के रूप में कौन कौन सा माना जाता है, तो वर्क या एम्प्लॉयमेंट माना जाता है कि काम के लिए कोई आदमी माइग्रेट किया। सिक्योरिटी कंसर्न, ये भी माना जाता है। एजुकेशन को नहीं माना जाता है, मैरिज को माना जाता है। मतलब कोई लड़का यदि पढ़ने के लिए, यदि उसका घर कोई रूरल एरिया में है और यदि जाकर के दिल्ली में पढ़ाई कर रहा है, तो उसको माइग्रेशन नहीं माना जाता है सेंसस में। ठीक है, मैरिज को माना जाता है। तो 1, 3 और 4 इसका सही आंसर होगा, यानी कि 90 का हो जाएगा ए। ठीक है, यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिया गया माइक्रो फाइनेंस के बारे में। माइक्रो फाइनेंस के बारे में तो क्या है, लाइफ साइकिल नीड टू मीट बाई माइक्रो फाइनेंसिंग। लाइफ साइकिल नीड्स आर मीट बाई माइक्रो फाइनेंसिंग। माइक्रो फाइनेंसिंग मतलब छोटे अमाउंट में पैसा देना किसी को। ठीक है, तो लाइफ साइकिल नीड के लिए माइक्रो फाइनेंसिंग किया जाता है, बिल्कुल सही है। माइक्रो फाइनेंस टेंड टू फोकस ऑन वुमेन एंड माइक्रो फाइनेंस फंडेड एक्टिविटीज आर ऑफन सीन एज सोर्स ऑफ एडिशनल इनकम सप्लाई टू सपोर्ट। नहीं, ऐसा कोई नहीं कि वीमेन को ही दिया जाता है, फोकस किया जाता है, तो सेकंड गलत है। माइक्रो फाइनेंस आर बिकमिंग अ सेविंग कम लोन प्रोग्राम, इट एनकरेज द हैबिट ऑफ सेविंग इन फैमिली, ये भी गलत है। ये सेविंग कम लोन नहीं, सिर्फ लोन प्रोग्राम है माइक्रो फाइनेंस। ठीक है, और माइक्रो फाइनेंस हैज इनेबल्ड बेसिक बैंकिंग सर्विस टू दोज हु हैव नो एक्सेस टू बैंक, ये भी गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, सिर्फ ए हो जाएगा, लाइफ साइकिल नीड्स। सॉरी 1 मिनट, नॉट ट्रू पूछ रहा है ना। ठीक है, तो नॉट ट्रू में हो जाएगा, यहाँ इसका ए हो जाएगा। ठीक है, 91 का हो जाएगा ए। इसमें कौन सही नहीं ऐसा पूछा गया था, क्वेश्चन ही हम कुछ और पढ़ लिए थे अभी। ठीक है, तो 91 का हो जाएगा यहाँ पे ए, क्योंकि नॉट ट्रू। माइक्रो फाइनेंस जो है वुमेन पे फोकस नहीं करता, लेकिन इसका बाकी ऐसा कोई लिखित नहीं है, मतलब कि माइक्रो फाइनेंस सिर्फ वुमेन पे फोकस करता है। ठीक है, लेकिन हाँ, ये जरूरी है कि इनकम सपोर्ट मिलता है फैमिली को। तो बाकी इसका सही है, नॉट ट्रू पूछा गया है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो गलत है वहाँ पे यही है। ठीक है, ए इसका आंसर हो जाएगा, 91 का हो जाएगा ए। नेक्स्ट यहाँ पे अभी डिस्प्यूट के बारे में, अयोध्या डिस्प्यूट के बारे में। अयोध्या इज नोन एज द बर्थ प्लेस ऑफ लॉर्ड राम, भगवान राम का बर्थ प्लेस के रूप में जाना जाता है। तो बिल्कुल सही, हर किसी को पता है।
तुलसीदास रामचरित मानस विच टेल्स द स्टोरी ऑफ लॉर्ड राम वाज रिटन इन अवधि लोकल डायलेक्ट। तो हाँ, तुलसीदास रामचरित मानस जो है अवधि में लिखा गया है। अयोध्या इज द बर्थ प्लेस ऑफ एटलीस्ट 5 तीर्थ जैन तीर्थंकर एंड लॉर्ड बुद्ध ऑल्सो प्रीच्ड देयर। तो ये भी स्टेटमेंट सही है, ठीक है। अयोध्या जो है 5 जैन तीर्थंकर का भी जन्म हुआ वहाँ पे, ठीक है। जैसे 24 जैन तीर्थंकर हुए हैं, उसमें से आई थिंक बीच वाले जो है 10 के आसपास वाले, 10 से 13 तक है, उनका जन्म वहाँ पे हुआ है। और भगवान बुद्ध भी वहाँ पे प्रीच किए हैं। तो हाँ, अवध में जाकर के वो अपना उपदेश दिए थे, तो इसका सही है 92 का हो जाएगा ए, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे एनपीटी के बारे में है। द हेडक्वार्टर ऑफ नन न्यूक्लियर नन प्रोलिफरेशन ट्रीटी को जो है न्यूयॉर्क में है, इसका जो हेडक्वार्टर है। और एनपीटी जो ओनली लीगली बाइंडिंग मल्टीलेटरल ट्रीटी एम टू डिसआर्मामेंट। तो एनपीटी ही एक सिंग, यहाँ पे देखिए जहाँ पे ओनली वर्ड आ गया ना, तो यहाँ पे समझिए 90% स्टेटमेंट गलत ही होता है। तो यहाँ भी गलत है। एनपीटी के अलावा भी बहुत सारा ट्रीटी है जैसे सीटीबीटी है ना, कंप्रीहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी, ऐसे कुछ करके नाम है इसका, वो भी जो है लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है। तो कोई जरूरी कि एनपीटी ही एक ओनली लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है। तो ये भी गलत है और ये भी गलत है। एनपीटी का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में नहीं है। तो 94 का आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द ट्रीटीज और रीजनल न्यूक्लियर वेपन फ्रीजिंग जोन। तो रीजनल लेवल पे न्यूक्लियर वेपन को फ्री जोन करने का कौन सा ट्रीटी नहीं है। तो पूछा जाए नॉट द ट्रीटी, कौन नहीं है ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं, पहले तो इसमें यहाँ पे पहचानने के लिए क्या कर सकते हैं कि कौन कौन ट्रीटी है ना, रीजनल न्यूक्लियर वेपन फ्री जोन करने के लिए। मतलब कि एक रीजनल लेवल पे एक ट्रीटी साइन किया गया है कुछ कंट्री ग्रुपिंग बना करके कि हम लोग आपस में कभी भी जो है न्यूक्लियर सप्लाई नहीं करेंगे, मतलब कि न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो उसको बोलते हैं न्यूक्लियर वेपन फ्री जोन। तो कौन कौन है ये हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो ट्रीटी ऑफ बैंकॉक है, ये है ट्रीटी इसके लिए न्यूक्लियर वेपन फ्री जोन करने के लिए। तो जहाँ 3 है वो तो आंसर नहीं होगा, तो ये दोनों तो कट गया ऐसे ही। और देख सकते हैं एक है ये भी जो ट्रीटी है 2006 का, ट्रीटी ऑफ सेमी पार्टिन्स, ये भी जो है डील करता है इससे। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा नन ऑफ द अबव। इसमें से कोई भी ऐसा ट्रीटी नहीं है, ठीक है। यहाँ से ही पूछा जा रहा है ना कि आर नॉट द ट्रीटीज और रीजनल न्यूक्लियर वेपन फ्रीजिंग जोन। तो यहाँ पे हो जाएगा नन ऑफ द अबव, इसका सही आंसर हो जाएगा नन ऑफ द अबव, ठीक है। कोई भी ऐसा ट्रीटी नहीं है जो न्यूक्लियर वेपन फ्री जोन बनाता है। तो इसका यहाँ पे नो पूछा था, इसलिए नन ऑफ द अबव इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि लगभग सारा ट्रीटी का यही काम है, न्यूक्लियर फ्री जोन बनाना ही है, ठीक है। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द गोल्स ऑफ एससीओ। एससीओ जो है संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, उसका क्या गोल है। इसका इंडिया और पाकिस्तान दोनों मेंबर है, याद रखिएगा, ठीक है। तो प्रमोट कोऑपरेशन इन इकोनॉमी बिल्कुल है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन ये भी है, और मूव टू वर्ड स्टेब्लिशिंग डेमोक्रेसी स्टेब्लिश करना ये भी है, स्ट्रेंथन म्यूचुअल ट्रस्ट ये नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा 95 का हो जाएगा बी, 95 का आंसर होगा बी। नेक्स्ट यूरोपियन यूनियन के बारे में है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एम्स ऑफ यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन का क्या एम है। तो सबसे पहला यहाँ पे कॉमन सिंगल मार्केट, कॉमन डेवलपमेंट स्ट्रेटजी, कॉमन कैपिटल मार्केट, फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल। ये चारों में से कौन यूरोपियन यूनियन का स्ट्रेटजी है। तो चारों यूनियन स्ट्रेटजी था, ठीक है। यूरोपियन यूनियन के जितने मेंबर होते हैं उनका पीपल के द्वारा फ्री मूवमेंट होता है, कॉमन सिंगल मार्केट होता है, मतलब कोई एक दूसरे पर टैरिफ नहीं लगाता है, डेवलपमेंट स्ट्रेटजी कॉमन होता है क्योंकि यूरोपियन यूनियन का अपना एक पार्लियामेंट भी है, कॉमन कैपिटल मार्केट। ये चारों इसका सही आंसर हो जाएगा, 96 का हो जाएगा यहाँ पे ए। 97 का देखते हैं हम लोग। 97 तो व्हाट आर द एरिया वेयर इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन इज एक्टिव। ITU है ना, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, कमेंट सेक्शन में बताइए। तो कौन कौन सा एरिया है। ये न्यूज़ में अभी क्यों था, क्योंकि अभी पाकिस्तान के द्वारा काफ़ी ज़्यादा ब्लॉकेज किया गया अपने एयर स्पेस का, है ना, यूज नहीं करने दिया गया इंडिया को इसके लिए। तो एरोनॉटिकल नेविगेशन वहाँ ITU काम करता है, हाँ बिल्कुल, इसीलिए न्यूज़ में था, ठीक है। क्योंकि पाकिस्तान जो अपना एयर स्पेस इंडिया के लिए नहीं ओपन कर रहा था, तो इंडिया को काफ़ी ज़्यादा लंबा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा था, तो ITU में इंडिया शिकायत किया था। मेरी टाइम नेविगेशन बिल्कुल है, मेरी टाइम नेविगेशन में भी करता है। लेटेस्ट जनरेशन वायरलेस टेक्नोलॉजी यहाँ भी करता है, टीवी ब्रॉडकास्टिंग में भी करता है। तो इसका बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 98 देखते हैं। ओपेक का मेंबर कौन नहीं है। ओपेक का मेंबर कौन नहीं है ये देखना है, ठीक है। तो ओपेक का मेंबर जो है नॉट मेंबर ऑफ ओपेक, ये देखना है ना। तो कतर नहीं ओपेक का मेंबर,
और यूएई नहीं है, ठीक है। यूएई तो कभी नहीं था, कतर हाल में छोड़ दिया था, ठीक है। तो 3 एंड 4 नहीं है, बाकी सब है, ईरान, इराक, कुवैत सब है। 3 एंड 4 इसका सेंस हो जाएगा, 98 का हो जाएगा ए। कतर और यूएई नहीं है, यूएई तो कभी नहीं था और कतर हाल में छोड़ दिया है। नेक्स्ट है यूएन वुमेन वर्क विथ मेंबर ऑफ स्टेट सेट ग्लोबल स्टैंडर्ड, ठीक है। तो क्या कर यूएन वीमेन जो है मेंबर स्टेट के साथ यानी कंट्री के साथ वर्क करता है ताकि ग्लोबल स्टैंडर्ड सेट करे और जेंडर इक्वलिटी को अचीव करे ग्लोबल लेवल पे। यूएन वीमेन वर्क विद गवर्नमेंट एंड सिविल सोसाइटी टू डिजाइन लॉज एंड पॉलिसी रिलेटेड टू वुमेन। तो बिल्कुल सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है। 99 का हो जाएगा सी। और इसके बारे में आईएईए के बारे में है, ठीक है। तो इट वॉज एस्टेब्लिश्ड ऑन 29 जुलाई 1957, सही है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोमोटिंग पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, बिल्कुल सही है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन इसका फुल फॉर्म होता है। इट वर्क विद द मेंबर स्टेट टू असिस्ट देम इन फॉर्मुलेशन ऑफ न्यूक्लियर सेफ्टी स्टैंडर्ड, तो ये गलत है, ठीक है। इसका हो जाएगा ए। तो इसके साथ हम लोग आज 100 क्वेश्चन का सेट एक बनाए, मतलब कि 50 क्वेश्चन आज भी यहाँ पे कंप्लीट हुआ। वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।